हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या सरोवरी पर। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं सीडीपी का, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का। वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की, कि ग्रोथ क्या होता है। तो हम जानते हैं कि ग्रोथ क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि वृद्धि, यानी जो आगे बढ़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। यानी कि भौतिक रूप से बदलना, भौतिक रूप से उसका वृद्धि होना। जैसे कि कोई बच्चा है, उसका जो जूता है वो नेक्स्ट ईयर छोटा पड़ जाता है, तो यानी कि उसके जो पैर के आकार हैं उसमें वृद्धि हो गई है, वो बढ़ गए हैं। तो ये है वृद्धि। यानी कि आसान शब्दों में देखी जाए तो ग्रोथ का मतलब होता है जो हमारा शारीरिक चेंज है, यानी कि जो शारीरिक वृद्धि है उससे इस वृद्धि का संबंध है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है शारीरिक वृद्धि, यानी कि फिजिकल चेंज। शारीरिक वृद्धि। इसमें हमें एक बालक का देखना है कि उसकी शारीरिक वृद्धि कैसे होती है, यानी कि ये जो वृद्धि है ये इसका नेचर क्या है, ये मेजरेबल होता है कि नहीं होता है, इसका स्वरूप कैसा है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम देखेंगे। तो ये जो वृद्धि होता है ये संरचनात्मक होता है, यानी कि स्ट्रक्चरल होता है। संरचनात्मक होता है ये, यानी कि स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चरल चेंज होता है, इसमें स्ट्रक्चरल होता है। ठीक है, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो वृद्धि होती है ये इस बाह्य होती है, यानी कि ये बाहरी होती है, इसको हम देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं, इसलिए ये एक्सटर्नली होता है। बाह्य होता है, वृद्धि बाह्य होता है। ठीक है, फिर देखते हैं जो वृद्धि है ये एक जैविक प्रक्रिया होती है, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैविक प्रक्रिया है ये, बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो वृद्धि है ये एक सकारात्मक प्रकृति का होता है, पॉजिटिव नेचर। पॉजिटिव नेचर का होता है, यानी कि सकारात्मक। सकारात्मक प्रकृति का। सकारात्मक क्यों होता है? क्योंकि ग्रोथ जो होगा वो हमेशा लीनियर में होता है और हमेशा बढ़ता रहता है। इसमें कभी भी आपको ह्रास देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए ये सकारात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव नेचर। फिर देखते हैं इसके मापन के बारे में। तो जो वृद्धि होता है ये
अवलोकन योग्य होता है। यानी कि अभी हमने देखा कि एक्सटर्नल होता है, यानी कि एक्सटर्नल है, यानी कि इसको हम सीन कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं, देख सकते हैं। जब देख सकते हैं यानी कि इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्वेबल होता है यानी अवलोकन योग्य, अवलोकन योग्य होता है। ठीक है, जब हम इसका अवलोकन कर लेंगे यानी कि इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेजरेबल होता है। मेजरेबल यानी कि मापने योग्य होता है। इसका मतलब इसको हम माप सकते हैं। जैसे कि बच्चे का, इसको हम शारीरिक वृद्धि से ही बस हमें मतलब है, यानी कि जो बच्चे का जो वज़न है या फिर उसकी जो लंबाई है, उसको हम एक फिजिकल यूनिट्स में माप सकते हैं कि वो कितना इंच बड़ा है या कितने फीट बड़ा है, उसका जो वज़न है वो कितना केजी है। तो इसलिए ये मापने योग्य होता है। जब हम इसको माप सकते हैं यानी कि एक नंबर में इसको शो कर सकते हैं, तो यानी कि एक कैसा है, ये मात्रात्मक है यानी कि क्वांटिटेटिव है। ये मात्रात्मक है, होता है यानी कि मेजरेबल। क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव नेचर का होता है ये, यानी कि इसको हम एक क्वांटिटी में शो कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं ये जो वृद्धि है ये क्या जीवन भर होती रहती है? तो नहीं, ये जीवन भर नहीं होती है। एक समय आता है कि जब ये रुक जाता है। देखते हैं कि ये कब रुकता है। तो ये सीमित होता है, यानी कि इसकी एक लिमिट होती है बढ़ने की। ये कहाँ रुक जाता है, स्टॉप होता है कहाँ पे? स्टॉप होता है आफ्टर मैचुरेशन, यानी कि ये स्टॉप होगा परिपक्वता, परिपक्वता प्राप्त होने के बाद। प्राप्ति के बाद यानी कि मैच्योरेशन। जब एक बार बच्चा मैच्योरेशन प्राप्त कर लेगा तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। आप देखे होंगे कि जो जैसे अपने को हम ले लें कि हम 16-17 साल के बाद हमारी जो वृद्धि थी यानी कि हमारी जो लंबाई थी वो बढ़ना बंद हो गई थी, यानी कि हाइट अब आगे नहीं बढ़ती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये सीमित होती है यानी कि इसका एक लिमिट है। यह वन डायमेंशनल होती है, वन डायमेंशनल होती है यानी कि सिंगल डायमेंशन की। सिंगल डायमेंशन यानी कि एक आयामी, एक आयामी होता है। एक आयामी का मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक पक्ष की बात करता है। किसकी? सिर्फ शारीरिक वृद्धि की बात कर रहा है, यानी कि ये एक पक्ष को ही देखता है, यानी कि शारीरिक वृद्धि। ये बात करता है सिर्फ शारीरिक वृद्धि की, इसलिए ये वन डायमेंशनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये लीनियर होता है। अभी हमने कहा ना कि जो ग्रोथ है ये सकारात्मक होता है। सकारात्मक है यानी कि ये सिर्फ इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें कोई भी गिरावट नहीं हो रही है। तो यानी कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो ऐसे जाएगा लीनियर में, यानी कि रेखीय होता है ये।
रेखीय होता है, लीनियर, जो वृद्धि है वो लीनियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वृद्धि में ग्रोथ स्पर्ट देखने को मिलता है। ग्रोथ स्पर्ट देखने को मिलता है। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे शरीर में अचानक से जो चेंजेस आते हैं उसको ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं। ठीक है, ग्रोथ स्पर्ट कब देखने को मिलेगा? तो प्यूबर्टी एज पे। किस पे? प्यूबर्टी एज पे, यानी कि जो लड़कियां होंगी उनमें पहले देखने को मिलता है, लड़कों से अपेक्षा देखा जाए तो 1 साल पहले। इसीलिए कहा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो जो ऐसे जो उम्र है, मतलब एक जो शारीरिक तौर पे देखा जाए उसमें वो लड़कों से 1 साल आगे रहती हैं, क्योंकि लड़कियों की जो प्यूबर्टी एज होती है वो 1 साल पहले शुरू हो जाती है लड़कों की अपेक्षा। ठीक है, ये ग्रोथ जो स्पर्ट है ये माँ के गर्भ में भी देखने को मिलता है, यानी कि माँ के गर्भ में भी देखने को मिलता है। बच्चा यहाँ तेजी से बच्चे का विकास होता है। प्यूबर्टी एज में भी देखेंगे, अचानक से जो बच्चे होते हैं, जो लड़के और लड़कियां, उनके शरीर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। उनकी हाइट या लंबाई या फिर उनके बॉडी पार्ट्स पर हेयर का ग्रो हो जाना, ये बहुत तेजी से होता है। फिर है एक देखने को मिलेगा इन्फेंसी स्टेज में, यानी कि शैशवावस्था में। शैशवावस्था में जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, इस बीच में जो बच्चा है उसमें आप देखेंगे छोटे बच्चे जन्म के बाद से ऐसा लगता है कि 2 साल के बीच में जब होते हैं कितना वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और फिर हम देखेंगे कि जब वो बाल्यावस्था में आते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी ग्रोथ बहुत ही धीरे हो रही है, जैसे ऐसा लगता है कि हम कितने सालों से उनको इतने पर ही देख रहे हैं। तो इस 3 स्टेज में ग्रोथ स्पर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ है ये किस पर डिपेंड करती है? तो ये रिजल्ट होती है किसकी? एक हेरिडिटी की और एनवायरनमेंट की। इन दोनों के ही प्रोडक्ट की ये रिजल्ट होती है। एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, पर्यावरण। ठीक है, नहीं यहाँ पर्यावरण नहीं, यहाँ हाँ पर्यावरण, और इसको वातावरण लिख लेते हैं क्योंकि पेपर में वातावरण सब ज़्यादा यूज होता है। वातावरण जो आसपास का हमारा एनवायरनमेंट होता है। हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता, आनुवंशिकता। इन दोनों पर ही डिपेंड होता है जो ग्रोथ होता है। आनुवंशिकता का मतलब होता है कि जो भी पेरेंट से बच्चे में जो जीन ट्रांसफर होता है उस जीन में कुछ गुण होते हैं जिसे सील गुण कहा जाता है, ट्रेट्स कहा जाता है। तो वो कुछ चीज़ें यानी कि माँ के और पिता के हाफ हाफ जो क्वालिटी होती है, उनकी गुण होते हैं, वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं हेरिडिटी के थ्रू, यानी कि डीएनए होता है एक स्ट्रक्चर धागे के आकार का, उसी में जीन होते हैं, उसके थ्रू ट्रांसफर होता है। एनवायरनमेंट यानी कि जो वातावरण है, यानी कि जो भी हमारे एक बच्चे के आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें उसको प्रभावित कर रही हैं, तो वो सब उसके वृद्धि को भी प्रभावित करती हैं। तो जो ग्रोथ होता है वो इन दोनों पे डिपेंड होता है। इसी वजह से देखा जाए तो जो ग्रोथ होता है ये
जो जो लोग होते हैं उनमें अलग अलग दरों पर ग्रोथ होता है, अलग अलग रेट से, यानी कि अलग अलग दरों पर वृद्धि होती है। अलग अलग दरों पर क्यों होती है? जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी बच्चा है, हर बच्चे को सेम वातावरण नहीं मिलता। हर बच्चे के जो माँ बाप हैं उनके जो जीन है वो सेम नहीं होते, सबके गुण अलग अलग होते हैं। सबको जो वातावरण मिल रहा है, यानी कि जो फैसिलिटी दी जा रही है, जो समाज है सबके अगल बगल में, वो सबका सेम नहीं है। इसलिए इन दोनों का जो प्रभाव है वो सब पर अलग अलग बढ़ता है, हर बच्चों पे। तो इसीलिए जो ग्रोथ होती है उनमें वो भी अलग अलग दरों पर होती है, अलग अलग स्पीड से होती है। ठीक है, ये जो वृद्धि होती है, नेक्स्ट बात करते हैं ये किस सिद्धांत को फॉलो करता है। तो वृद्धि जो है, वृद्धि ये फॉलो करता है इंडिविजुअल डिफरेंस का जो प्रिंसिपल है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को का अनुसरण करता है, यानी कि फॉलो करती है। अनुसरण यानी कि जो वृद्धि है ये फॉलो करती है इंडिविजुअल डिफरेंस के प्रिंसिपल को। इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये सिद्धांत यही कहता है कि जो भी लोग हैं, यानी जो भी बच्चा है उसका जो ग्रोथ हो रहा है वो अलग अलग दर से हो रहा है। तो इस प्रिंसिपल का यही मतलब है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कि जो वृद्धि है इसका जो क्षेत्र है, वृद्धि का क्षेत्र कैसा है? वृद्धि का क्षेत्र ये बहुत बड़ा नहीं है, ये नैरो है, संकुचित है। ये संकुचित है यानी कि नैरो है। किसके कंपैरिजन में? तो अभी हम आगे देखेंगे डेवलपमेंट यानी कि विकास के कंपैरिजन में ये संकुचित है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायमेंशन को लेता है, वो है शारीरिक, जबकि जो विकास है वो सारे पक्षों को लेगा। ठीक है, वो सिर्फ वृद्धि नहीं लेगा, वो सारे पक्षों को लेगा, इसलिए वो एक ब्रॉड टर्म है और ये नैरो टर्म है। आगे बात करते हैं, ये जो वृद्धि है ये एक क्रम में नहीं होता है। ठीक है, क्रम में नहीं होता, ठीक है, ये एक क्रम के अनुसार नहीं चलता है, क्योंकि जो वृद्धि है वो हमेशा कभी लंबाई बढ़ रही है तो कभी वजन बढ़ रहा है, तो एक क्रम में नहीं होता है। अब हम आगे बात करेंगे डेवलपमेंट की। ये टॉपिक ग्रोथ यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं विकास क्या है। विकास यानी कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? तो हम देखते हैं कि जो भी लगातार जो एक अनुभव मिलता है और उस अनुभव के द्वारा जो भी व्यवहार में एक प्रगतिशील जो चेंजेस आते हैं वही क्या होता है? विकास कहलाता है। इसका एक हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। जो
कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो नोट डाउन करते हैं। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, यानी जिससे हम प्रेरित होते हैं। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जिसको कहते हैं। अभिप्रेरणा और अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। अभिप्रेरणा और अनुभव के द्वारा, या फिर इसके परिणाम स्वरूप लिख सकते हैं। अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन? जैसे कि एक प्रगतिशील जो ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, यानी कि प्रगति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसा व्यवहार में जब चेंज आता है तो उसी को विकास कहते हैं। ठीक है, यानी कि अभिप्रेरणा एवं अनुभव स्वरूप होने वाले व्यवहार में परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला जो उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है, यानी कि प्रोग्रेसिव जो चेंजेस होते हैं, प्रोग्रेसिव चेंज, इसी को विकास कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हम किसी भी से भी प्रेरित होके जो भी हम एक काम कर रहे हैं, यानी कि जो हम अनुभव प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे यही जो क्या है हमारा विकास करता है। ठीक है, यानी कि जैसे कोई एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुनता है, उसको भी बोलने नहीं आता, उसको भी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब उनको बात करते हुए सुनता है तो वो उनसे प्रेरित होता है और धीरे धीरे वो भी कुछ बड़बड़ाना सीखता है, बैबलिंग करता है, और उसके बाद से वो धीरे धीरे पहले वो अक्षरों का ज्ञान करता है, फिर शब्दों की ओर बढ़ता है, फिर वाक्यों को पढ़ना सीखता है, फिर धीरे धीरे ऐसे करते हुए वो एक पूरी बुक को अब पढ़ लेता है। ये क्या है? ये उसका विकास है, यानी कि अनुभव से, अभ्यास के द्वारा, अभिप्रेरित होकर उसके व्यवहार में जो भी चेंज आया एक, वही व्यवहार विकास कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं विकास के बारे में, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो जो विकास है ये निरंतर चलता रहता है, यानी कि ये सतत प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होती है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, कहा जाता है ये कब से कब तक चलता है? ये उम्र से तुम तक चलता है, यानी कि माँ के गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक ये चलता रहता है। वेट करेंगे आप।
ठीक है, शुरू करते हैं फिर से। तो ये गर्भ से कब्र तक चलता है, यानी कि आप सोचेंगे कब्र तक कैसे विकास चलेगा। तो जैसे कि आप आप कहेंगे कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनका कोई विकास ही नहीं होता, क्योंकि अब तो वो बूढ़े हो गए हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन फिर भी आज के दौर में आप देखेंगे जो भी बूढ़े लोग हैं अब वो भी स्मार्टफ़ोन चलाना सीख गए हैं। कितने तो सोशल मीडिया पर भी हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। तो इन लोगों का विकास तो हुआ ना बुढ़ापे में भी। यानी कि हर इंसान वो बिस्तर पर भी पड़ा है तो उस समय भी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ वो सोच रहा होता है। तो वहाँ उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि माँ के गर्भ से ही और कब्र तक ही चलता है जो डेवलपमेंट होता है, ये कभी रुकता नहीं है। ठीक है, इसका एक और लिख लेंगे, इसको एक और कहते हैं सतत प्रक्रिया भी बोलते हैं इसी को, सतत प्रक्रिया या निरंतर। ठीक है, जो कभी रुके नहीं, हमेशा चलते रहे। ठीक है, लेकिन वृद्धि आपने देखा था वो एक टाइम को रुक जाएगा, जबकि विकास रुकेगा नहीं, ये चलते रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये गुणात्मक भी होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक भी होता है, मात्रात्मक। जबकि जो वृद्धि था वो सिर्फ मात्रात्मक था। ठीक है, ये गुणात्मक कैसे होता है? मात्रात्मक तो हम हाइट नाप सकते हैं, वजन नाप सकते हैं, इसलिए ये मात्रात्मक हुआ। वो इसलिए क्योंकि जो ग्रोथ है वो इसी का पार्ट होता है, यानी कि ग्रोथ ये रहा और डेवलपमेंट जो है ये रहा, यानी कि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है। यानी ग्रोथ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो डेवलपमेंट भी मानी जाएंगी। यानी कि ग्रोथ मापा जा सकता था, वो मात्रात्मक था, तो इसलिए जो डेवलपमेंट है वो मात्रात्मक तो हुआ ही, और साथ ही ये गुणात्मक हुआ। गुणात्मक कैसे हुआ वो देखेंगे आप कि जो बच्चा है, कोई बच्चा, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो मैथ में कितना तेज है? क्या हम उसको माप सकते हैं? उसके माइंड पर कोई फीता रख के हम नहीं माप सकते ना कि वो कितने इंच या कितने केजी वो उसका दिमाग है मैथ के फील्ड में। उसको हम माप सकते हैं, उसको हम सिर्फ आंक सकते हैं, उसको हम व्यवहार के थ्रू आंका जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। तो उसको हम कैसे आंकेंगे कि हम जैसे उसको कुछ सॉरी उसको कुछ हम रुपए देंगे, उसको कहेंगे कि जाओ बच्चे ये इसके कुछ खरीद कर ले आओ, फिर हम उसको देखेंगे कि उसने जो सामान लाया वो कितने का था और कितना रुपए उसने दिया और कितना वापस लेकर आया। अगर वो सब सारी चीज़ें ये अच्छे से कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो मैथ में उसका दिमाग तेज है। तो हम तेज धीमा ये कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम माप नहीं सकते। इनडायरेक्टली ऐसे हम इसको देख सकते हैं कि जो विकास है वो गुणात्मक कैसा है उसका। तो इसलिए जो विकास है इसका हम विकास को डायरेक्टली नाप नहीं सकते। नाप नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो विकास होता है ये बहुदिशात्मक होता है और मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी भी होता है। विकास बहुदिशात्मक होता है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल और डायरेक्शनल और बहुआयामी होता है।
मल्टी डायमेंशनल। जो विकास होता है ये अलग अलग दिशाओं में काम करता है, यानी कि अलग अलग दिशाओं में विकास होता है। बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल, इसमें हमने देखा था कि जो वृद्धि था उसमें सिर्फ एक ही आयाम आ रहा था, वो था सिर्फ शारीरिक वृद्धि, लेकिन इसमें सारे ही आयाम आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ से देख लेते हैं, शारीरिक भी आएगा इसमें, यानी कि फिजिकल, फिर आएगा इसमें संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, जो ब्रेन से रिलेटेड होता है, यानी कि माइंड से, मेंटल से, ठीक है, जो मेंटली डेवलपमेंट होता है इसको संज्ञानात्मक बोलते हैं। दूसरा आ जाएगा सामाजिक और संवेगात्मक। संवेगात्मक मतलब कि जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, और ये सोशली डेवलपमेंट, सोशल, ठीक है। ये सारे आयाम आते हैं, इसलिए इसको बहुआयामी बोला जाता है। और ये बहुदिशात्मक यानी कई दिशाओं में इसका एक मतलब विकास होता है, सिर्फ केवल एक दिशा में विकास नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो विकास होता है ये परिवर्तनीय होता है, यानी कि इसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई ज्ञान ग्रहण किया, लेकिन वो ज्ञान गलत था, बाद में हमको पता चला कि ये जो हमने ग्रहण कर लिया था पहले वो गलत है, हमको ऐसे नहीं ऐसे करना था। तो जब हमको पता चला तो फिर हम अपने व्यवहार में चेंज लाएंगे, हम सुधार करेंगे अपने ज्ञान में। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो हमारा विकास था वो परिवर्तन हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि जो विकास होता है ये प्लास्टिक नेचर का होता है, ठीक है, प्लास्टिक नेचर का होता है, यानी कि मॉडिफिएबल होता है। प्लास्टिक कैसा होता है, जिसको कैसे भी मोड़ा जा सकता है, उसको किसी भी शेप में लाया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जो विकास है वो प्लास्टिक नेचर का है, यानी कि मॉडिफिएबल है, संशोधनीय है, मॉडिफिएबल है, चेंजेबल है, यानी कि संशोधनीय, फिर ये है परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, ये जो विकास होता है एक क्रम में होता है, विकास एक क्रम में होता है, यानी क्रमबद्धता होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया था कि विकास का सीधे सीधे मापन नहीं हो सकता, इनडायरेक्टली किया जाता है उसका मापन। नेक्स्ट है कि जो विकास होता है, अभी हमने देखा कि वृद्धि पार्ट है विकास का, इसलिए वृद्धि में अगर कोई भी रुकावट आती है तो उससे विकास नहीं रुकेगा। तो यानी कि जो विकास है यह वृद्धि के बिना भी संभव है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। इस लाइन का क्या मतलब है, जैसे समझिए कि जो बच्चा है, हमने देखा था कि जो वृद्धि है वो मैच्योरिटी आने तक रुक जाती है, यानी कि बच्चे का मैच्योरिटी प्राप्त हुआ, परिपक्वता आई उसमें और उसकी ग्रोथ रुक गई, तो क्या उसके बाद उसका विकास भी रुक गया? हमने तो देखा विकास कभी रुकता ही नहीं है। तो ये लाइन वही कह रहा है कि विकास
मतलब विकास रुकेगा नहीं, अगर वृद्धि नहीं भी हो रही है बच्चे में तो भी विकास होता रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं विकास का जो संबंध है, विकास का संबंध ये कार्यात्मक पक्ष से है, यानी कि इसके फंक्शनल जो साइड है उससे इसका संबंध होता है। फंक्शनल साइड से, कार्यात्मक पक्ष से है, कार्यात्मक पक्ष से है, यानी कि इसको कहा जाता है फंक्शनल साइड। फंक्शनल साइड यानी कि जैसे ये मेरा हाथ है, अगर हम इस हथेली से कोई काम ना करें तो यानी कि यहाँ कोई फंक्शनल पक्ष ये नहीं रहा। लेकिन जब हम अपनी इस हथेली से अनुभव के द्वारा पियानो बजाना सीख लें, हारमोनियम बजाना सीख लें, इससे हम टाइपिंग करना सीखें, खाना बनाना सीखें, कढ़ाई बुनाई करें, तो क्या हुआ, ये विकास का कार्यात्मक पक्ष ही हुआ ये। यानी कि हम जितना अभ्यास करेंगे, जितना कार्य करेंगे, उतना जो हमारा कार्यात्मक पक्ष होगा वो उतना ज़्यादा उसका विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो विकास होता है, ये विकास ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ बढ़ता है। विकास ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ बढ़ता है। तरफ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी काम हम करते हैं, पहले जो हम ज़्यादा से ज़्यादा मांसपेशियां अपना यूज करता है। जैसे एक बच्चे के संदर्भ में देखें, जैसे एक बच्चा है, उसकी तरफ आप कोई बॉल फेंक के देखिए तो वो क्या करेगा, वो उस बॉल को ऐसे हाथ से कैच नहीं करने की कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा उसको ऐसे पूरा गोदी में पकड़ ले, मतलब ऐसे दोनों हाथों से पूरा पकड़ने की कोशिश करेगा। यानी कि वो पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा मांसपेशी यूज करेगा एक छोटे से बॉल को पकड़ने में। यानी कि जो बच्चा होता है वो पहले ग्रॉस मोटर, ग्रॉस मतलब कि ज़्यादा, मतलब मांसपेशियों का यूज करेगा, फाइन मतलब सूक्ष्म, यानी कि अब वो थोड़े मांसपेशियों की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होगा, अपनी मांसपेशियों पर वो कंट्रोल करना सीखेगा, उसकी समझदारी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वो अब जो बॉल को अब सिर्फ हाथ से पकड़े कैच करने की कोशिश करेगा। जैसे उसको पेन दीजिए, पहले वो मुट्ठी में पूरा पकड़ता है, ऐसे लिखता है ना, जिसको स्क्रिबलिंग कहते हैं, उसकी उस लिखावट को, तो ऐसे वो स्क्रिबलिंग करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी जो अब मोटर स्किल है अब वो फाइन हो चुकी है, फाइन मोटर स्किल पर वो केंद्रित हो गई हैं उसकी उंगलियां, और वो ऐसे पकड़ के लिखता है। ठीक है, ये जो विकास होता है, विकास ये मोटर स्किल से ही ऑपरेट होता है, यानी कि उसी से ये संचालित होता है। यानी कि जो भी परिवर्तन आते हैं विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन मोटर स्किल से ही संचालित होते हैं, यानी कि ऑपरेट होते हैं, संचालित होते हैं, मतलब कि ऑपरेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो विकास होता है, ये जितने भी पक्ष हैं उन सबका एक संगठन होता है। विकास संपूर्ण संगठनों
संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन है। विकास संपूर्ण संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, होल ऑर्गेनाइजेशन जो एस्पेक्ट्स हैं, पक्ष हैं, पक्षों में परिवर्तन है। ठीक है, यानी कि जो विकास है, अभी हमने देखा जो भी उसके जो पक्ष है यानी कि जो डोमेन है सारे, उन सब में ही परिवर्तन हो रहा है, तो वही परिवर्तन क्या है, वही विकास कहलाता है। ठीक है, ये हूबहू लाइन सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। ये जो विकास होता है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट पे जोर देता है। ठीक है, संपूर्ण विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट सारे पक्षों को डेवलपमेंट की बात कर रहा है ना, यानी कि संपूर्ण को लेके चल रहा है। जो वृद्धि है वो सिर्फ हमारे शरीर यानी जो संरचना थी उसके वृद्धि के बारे में, उसके विकास के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जो विकास है इसमें संवर्धन भी होता है यानी कि प्रमोशन भी होता है और लॉस भी होता है। जबकि हमने वृद्धि में देखा था, वृद्धि में सिर्फ ग्रोथ हो रहा है, मतलब आगे ही बढ़ रहा है, सकारात्मक पक्ष है वो, उसमें कोई निगेटिव की तरफ नहीं बढ़ रहा था, उसमें ह्रास नहीं हो रहा था। लेकिन डेवलपमेंट में इसमें संवर्धन यानी कि बढ़त भी देखने को मिलती है, संवर्धन और ह्रास भी देखने को मिलता है यानी कि लॉस भी होता है। इसमें प्रमोशन इसको बोलते हैं, प्रमोशन यानी कि बढ़त। ठीक है, ये गिरावट। ठीक है, जैसे कि जो विकास है उसमें बढ़त और गिरावट दोनों उसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें केवल आगे बढ़ना ही नहीं होता है जैसे वृद्धि में होता है, इसमें जो हमारी शारीरिक क्षमता है उसमें बदलाव भी आता है। जैसे कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जो भी शक्तियाँ होती हैं उसमें कमी आती है, उसकी आँख की जो रोशनी है उसमें कमी आ जाती है, वो रिड्यूस होता है। फिर देखें तो जो काम करने की शक्ति होती है वो अब ज़्यादा नहीं रहती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, सामने वाले को पहचानने में दिक्कत होती है, तो इसमें लॉस भी देखने को मिलता है विकास में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जो विकास है इसके अपने कुछ चुनौतियां भी होती हैं, कुछ खतरे भी हैं। विकास के अपने खतरे हैं और सबसे ज़्यादा जो खतरा देखने को मिलता है वो किस अवस्था में देखने को मिलता है, तो वो मिलता है किशोरावस्था में। जैसे किशोरावस्था में जो बच्चा होता है वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम वो किस फील्ड में जाए। उसको जो पसंद होता है पेरेंट्स कुछ और दिलाना चाहते हैं, आस पड़ोस के लोग कुछ और मतलब उसके पेरेंट्स को सुझाव देते हैं कि ये नहीं ये कराओ। तो फिर उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा उलझन में रहता है कि वो किस स्ट्रीम को चुने। फिर उसको अपने फ्यूचर के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होता है उस समय में। तो इस तरीके से देखें तो जो विकास है उसके खुद के अपने खतरे होते हैं। फिर इन्फेंसी स्टेज में आप देखेंगे जो शैशवावस्था है उसमें बच्चे जब माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो बहुत सारे टीके लगवाने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, क्योंकि वो उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, किसी भी बाहरी बैक्टीरिया वायरस का से संक्रमित होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है इन्फेंसी स्टेज में। इसलिए उस समय बच्चों को मतलब ज़्यादा देखभाल और उनकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चा बढ़ भी रहा होता है तेज़ी से, तो उसके शरीर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो भी न्यूट्रिशन होता है उस चीज़ की पूर्ति भी करनी होती है, उसकी डिमांड होती है उसकी बॉडी को।
तो वो सारी चीज़ें पेरेंट्स को ध्यान में रखनी होती है। या इसलिए विकास के अपने अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, खतरे भी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो विकास होता है, ये संचयी प्रवृत्ति का होता है, संचयी और इंटीग्रेटेड होता है। संचयी और इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि एकीकृत। संचयी को एकीकृत बोलते हैं, ठीक है। संचयी कैसे होता है, यानी कि इसमें परत दर परत अनुभव और अभ्यास का इसमें परत दर परत चढ़ते जाते हैं और फिर विकास होता है। जैसे कोई बच्चा है, वो एकदम स्टार्टिंग में अपने से कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने घर में लोगों को देखता है कैसे वो काम करते हैं, तो वो धीरे धीरे सीख जाता है कि कैसे खाना खाना है। मतलब पहले ऐसे हाथ को उसमें पहले खाने को मिलाना है, फिर उसको हाथ से ऐसे उठाना है, फिर उसको मुंह में ले जाना है। तो वो कैसे सीखा? वो एक अनुभव के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। एक ही बार में वो ऐसे नहीं खा लिया होगा, उसको टाइम लगा होगा उस चीज़ को, हाथ को ऐसे बनाने में, उसको सारे उंगलियों को एक साथ मिलाने में। विकास अचानक से नहीं हो जाता है, वो परत दर परत होते रहता है धीरे धीरे, तब जाके विकास होता है, ठीक है। अचानक से नहीं होता। और ये जितने भी वो है पक्ष हैं, वो सारे एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं। यानी कि अगर जो एक पक्ष है, मान लेते हैं अगर मेंटली है, कॉग्निटिव जो हमारा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अगर उसका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ, संज्ञानात्मक पक्ष का नहीं हुआ, तो वो जो अदर जो पक्ष हैं उन सब पे भी अपना प्रभाव छोड़ेगा। यानी कि ये सब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं, सबका एक साथ विकास होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने बात कर लिया था कि ये लचीलापन होता है, इसमें ये फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। फिर है कि जो विकास होता है, ये जो हिस्टोरिकल जो कंडीशंस होती हैं, यानी कि जो ऐतिहासिक दशाएं होती हैं, उस पर निर्भर करता है, ठीक है। ऐतिहासिक ये छोटा सा रहेगा, ऐतिहासिक, सही है। हाँ। ऐतिहासिक दशाओं से ये प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है, इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी रिसेंट का ही है। जैसे कि आपने देखा होगा कोविड-19 में जो बच्चे थे, स्कूली बच्चे, उनका जो क्लास था वो टोटली ऑनलाइन हो गया था, जिसकी वजह से उनको घर वाले उनको हाथ में फ़ोन देने लगे थे। तो वो लोग ऑनलाइन क्लास तो करते थे, साथ ही में वो लोग फ़ोन को ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगे, उसके बारे में सीखने लगे। आज के बच्चों को आप देखेंगे तो जो 90 के जो लोग हैं, 90 दशक के, जितना वो नहीं जानते होंगे उतना वो बच्चा आजकल जान रहा है। खास करके कोविड-19 के बाद बच्चों को, हर बच्चे ही फ़ोन चलाने लगे हैं। तो जो ऐतिहासिक जो दशा होती है, यानी कि जो एक समय काल होता है, वो भी बच्चों के डेवलपमेंट पे प्रभाव अपना डालता है। जैसे उस समय का समय काल होता है, उस तरह का। नेक्स्ट है, ये हमने बात कर लिया था कि वो इंटीग्रेटेड होता है। जो डेवलपमेंट अभी हमने देखा कि उसमें प्रमोशन और लॉस दोनों होता है, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है।
सॉरी, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो डेवलपमेंट है ये यूनिवर्सल और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक दोनों होता है। ये कैसे होता है ये हम बाद में बात करेंगे, जब इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा। डेवलपमेंट में आप देखेंगे डिबेट हुए थे कुछ, तो उसमें हम देखेंगे ये दोनों वर्सेस में थे, ठीक है, ये वर्सेस रहेगा, यही इन दोनों में से कौन सा। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक हुए वो दोनों को ही सही मानते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में देखा जाए जिसको सबसे ज़्यादा सही माना गया है, तो इसके बारे में हम जब इसकी टॉपिक आएगी डेवलपमेंट डिबेट की, तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे ये मोस्टली ये ज़्यादा सही है, वैसे ये दोनों ही सही है, ठीक है। इसके बाद से देखते हैं जो विकास होता है, ये स्पाइरल होता है विकास। स्पाइरल यानी कि जो ग्रोथ था वो कैसा था, वो लीनियर था, ये स्पाइरल होता है। यानी कि जो विकास है वो ऐसे ऐसे चलता है। यानी कि कभी कभी आप देखेंगे कि कभी बच्चा यहाँ सीखा, जैसे कि उसके क्लास का ले लीजिए, बच्चा क्लास फर्स्ट में था, क्लास फर्स्ट तक उसने सीखा यहाँ तक, लेकिन क्या हुआ, जैसी छुट्टियाँ हुई और उसको जब नेक्स्ट क्लास में जाना था, गर्मी की छुट्टी हुई और वो सब कुछ भूल गया। जब भूल जाएगा, जब वो दोबारा स्कूल जाएगा तो टीचर क्या करेगा, जो उसको प्रीवियस नॉलेज है उसको थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेगा कि बच्चा कहाँ तक जानता है, तो बच्चे को फिर थोड़ा बहुत रिकॉल कराया जाएगा पहले का, तब वो फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेगा। इस तरीके से जो विकास है वो कभी आगे कभी पीछे ऐसे होते रहता है, इसलिए ये एक स्पाइरल नेचर का होता है, ना कि लीनियर में नहीं चलता, स्पाइरल में चलता है। तो ये था डेवलपमेंट के बारे में। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का चैप्टर यहीं ख़त्म है। डेवलपमेंट के बारे में और देखेंगे, इसके कौन कौन से आयाम हैं उसको डिटेल में देखेंगे, सारे आयाम को, और फिर इसके डिबेट्स हैं वो देखेंगे, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ये सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।